हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एक और शानदार सेशन लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं और ये सेशन है यूपीपीसीएल का 19 मार्च 2021 शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन है ना। उस पेपर का ये सॉल्यूशन नंबर 7वां है, यानी कि 7 समंदर हम पार करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस एपिसोड में जो मैं 10 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, उन प्रश्नों का चिट्टा खोलने वाला हूं। जितना भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों उस प्रश्न से वो सब कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने इस शानदार सेशन को और भी शानदार बना सकूं। तो देखिएगा, आज आपका मोटिवेशन लाइन क्या है दोस्तों कि खुद को कामयाबी के लिए इतना वक्त लगा दो, खुद को कामयाबी के लिए इतना वक्त लगा दो कि लोगों को बुराई करने का साला वक्त ही ना मिले, है ना। हालांकि दोस्तों जो आपकी बुराई कर रहे हैं ना, वो आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं रहे हैं, वो आपको और स्ट्रांग बना रहे हैं। वो कहते हैं जरा रुक तो सही, थोड़ा और मजबूती अपने अंदर ला, इसके बाद कामयाबी की ओर अग्रसर हो। जितना मजबूती के साथ आप कामयाबी की ओर जाएंगे दोस्तों, उतना ही अट्रैक्ट है। यानी कि आपको पता है ना कि कामयाबी दोस्तों क्या मांगती है, संघर्ष मांगती है। तो संघर्ष करके आप कामयाबी की ओर जाएंगे, तब दोस्तों कामयाबी आपका कदम चूमेगी। देखिए पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 120 नंबर का, यानी कि क्वेश्चन हमारा स्टार्ट ही होता है आज 120 नंबर से, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप वहां से जाएंगे, लिंक को टच करेंगे और प्यार से पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। वहां से प्रीवियस जितने भी क्लास हमने ले चुका है ना, उन सभी का दोस्तों वहां पर आपको पीडीएफ स्टोरेज मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को कि अलग से एक्साइटेड है ना, अलग से एक्साइटेड डीसी जनरेटर में जो प्राइम मूवर होता है वो किससे जुड़ा होता है। इसका आंसर तो दोस्तों देखते ही चंद सेकंड में मैं दे सकता हूं, आर्मेचर के साथ में जुड़ा हुआ होता है। एक पॉइंट नोट करना, अगर दोस्तों ये बात डीसी मोटर के लिए कही गई होती तो, और ये बात दोस्तों डीसी जनरेटर के लिए तो कही ही गई है। तो देखिए डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में क्या होता है कि जो आपका घूर्णक वाला पार्ट होता है ना, वो कौन सा होता है, तो घूर्णक पार्ट होता है इसमें आर्मेचर। ध्यान दीजिएगा, घूर्णक वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। अगर यही बात एसी मोटर के लिए कही गई होती तब क्या होता कि इसमें देखिए जो घूमने वाला भाग होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रोटर कहते हैं। जो स्टेटर होता है वो रुका हुआ पार्ट होता है ना। तो आर्मेचर के साथ में देखिए दोस्तों अलग से एक्साइटेड, जब देखिए आप घर में, आपके घरों में जब शादी मेला उत्सव फंक्शन जो भी कुछ होता है, बर्थडे पार्टी वगैरह, तो आप क्या करते हैं, एक जनरेटर लाते हैं डीजे बजाने के लिए, है ना। तो वो जो जनरेटर है ना, उस जनरेटर को आप क्या करते हैं, जनरेटर के बाहर एक शाफ्ट निकला होता है और उसमें एक घुमाने के लिए हैंडल लगा होता है। आप हैंडल डालते हैं और दे झटका से घुमाते हैं, और जैसे ही आपका जनरेटर का रोटर घूमने लगता है, आर्मेचर उसका घूमने लगता है, तो आप उस पुली को बाहर निकाल देते हैं। आपका कंटिन्यू जो जनरेटर है वो वोल्टेज बिल्डअप करता रहता है। लेकिन ऐसा केवल छोटे जनरेटर में ही होता है। जो बड़े बड़े पावर प्लांट में बड़े आकार के जनरेटर लगे होते हैं ना, उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या किया कि ये है मान लीजिए रोटर, ये है मान लीजिए क्या आपका है, ये है रोटर और ये है आर्मेचर, है ना। ये क्या है, आर्मेचर है। आपने क्या किया कि आर्मेचर में एक प्राइम मूवर कनेक्ट कर दिया और वो प्राइम मूवर आर्मेचर को दे दनादन घुमाने लगा। जैसे ही आर्मेचर घुमाता है इसको, आर्मेचर और रोटर के बीच में आप देख रहे होंगे एयर गैप है। इसी एयर गैप में क्या होने लगेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। और इसकी जो घूमने की दिशा है ना, इसकी कैसी दिशा है, क्लॉकवाइज है। यानी कि जिस दिशा में आपकी घड़ी घूमती है, इस दिशा में मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है। और फिर इसमें दोस्तों ये वोल्टेज बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, अगर आपने प्राइम मूवर को हटा लिया तो क्या होगा दोस्तों, इसी एयर गैप में ना एक ईबी नाम का एक प्राणी होता है, यानी कि बैक ईएमएफ नाम का एक कंपोनेंट होता है, अवयव होता है, इलेक्ट्रिक अवयव। वो क्या करता है कि वो बैक ईएमएफ
ईएमएफ जो है ना वो इस आर्मेचर, ये आर्मेचर भी आपका इसी डायरेक्शन में घूमेगा जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, तो आर्मेचर भी इसी डायरेक्शन में जब घूमेगा तो वो जो बैक ईएमएफ है इस आर्मेचर में दोस्तों एक उल्टा बल लगाएगा, उसको बोलेगा कि तू उधर नहीं तू इधर घूम। तो आर्मेचर क्या करेगा, इसके अपोजिट यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट दिशा में घूमने लगेगा और ये आपका जो आर्मेचर है वो 0 आरपीएम पर आ जाएगा और रुक जाएगा। ये कंडीशन कब होगा, जब आप प्राइम मूवर को हटा देंगे। इसीलिए दोस्तों कभी भी बड़े पावर प्लांट में प्राइम मूवर को हटाया नहीं जाता। अगर प्राइम मूवर को हटा देंगे दोस्तों तो पूरा गेम ही क्या हो जाएगा, गेम ही ओवर हो जाएगा, आपका जनरेटर वोल्टेज बनाना बंद कर देगा, है ना। तो इतना डिटेल आपके नोटबुक तक पहुंच गया होगा। कोई n प्रकार का मटेरियल उन अशुद्धि तत्वों का समावेश करने के लिए निर्मित किया जाता है जिनमें होते हैं, सुनना, जिनमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिनमें टोटल 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं आपको याद दिलाता हूं, देखिएगा दोस्तों, एक ऐसा तत्व देखिए जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, अगर वो हो 5, 6 और 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अर्धचालक की श्रेणी में काउंट करते हैं। बिल्कुल दोस्तों शिद्दत से सुनना, किस में काउंट करेंगे, अर्धचालक में। अगर 8, 9, 10 इसी प्रकार से अनंत तक होंगे तो उसको हम इंसुलेटर की श्रेणी में काउंट करते हैं, है ना, इंसुलेटर की श्रेणी में। अगर दोस्तों 5 से कम 1, 2, 3, 4 तक संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको हम चालक की श्रेणी में काउंट करते हैं, है ना। ये क्या है, 1, 2, 3, 4, ये बता रहा है कि किसी मटेरियल, किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी को ये बताता है। लेकिन आपके सामने मैं एक ऐसा मटेरियल रखता हूं जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, जैसे कि दोस्तों गैलियम। जैसे कि गैलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 31 होता है। अब इसका परमाणु विन्यास निकालेंगे तो होगा 2, 8, 18, है ना। 18, 2 20 और 20, 8, 28, कितना बच गया, लास्ट में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन बच गया। अब आप कहेंगे कि ये जो 3 है ये तो इसमें है, इसका मतलब कि गैलियम चालक है। तो ना बाबा ना, ये चालक नहीं है, ये एक रासायनिक तत्व है। ये क्या है, ये एक रासायनिक तत्व है, इसको रासायनिक तत्व की श्रेणी में डाला गया है। ये दोस्तों रासायनिक तत्व, ये चालक की श्रेणी में नहीं आता है। जो n प्रकार के चालक है ना दोस्तों, जो n प्रकार के चालक हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो जो n प्रकार के चालक होते हैं, n प्रकार की डोपिंग होते हैं, उसको हम कहते हैं पंच संयोजी तत्व। क्या कहते हैं, पंच संयोजी तत्व कहिए या फिर आप कहिए डोपिंग, है ना, पंच संयोजी तत्व और डोपिंग। देखिए ये जो n प्रकार के पंच संयोजी तत्व है इसको हम कहते हैं डोनर। इसको हम क्या कहते हैं, डोनर। ये डोनेट करता है, जैसे ब्लड डोनेट करता है ना, किया जाता है, वैसे ही ये डोनेट करता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों का, तो इसको कहा जाता है डोनर। अब आपको यहां से देखिए दोस्तों, मेरे मुंह से जितने भी लफ्ज निकल रहे हैं ना, वो हर एक लफ्ज अपने आप में एक क्वेश्चन है। यह भी पूछा जा चुका है कि n प्रकार का जो अशुद्धि होता है वो कौन से संयोजी तत्व में आते हैं, तो पंच संयोजी तत्व। यह भी पूछा जा चुका है, ये एक्सेप्टर है कि डोनर है, यह भी पूछा जा चुका है और यह भी क्वेश्चन बन चुका है ना। तो आगे सुनना, जो आपका n प्रकार का अर्धचालक है उसमें कौन कौन से डोपिंग पदार्थ आते हैं, आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताता हूं। देखिएगा वो ट्रिक समझिए, है ना। नेहा के फादर, जो नेहा जी के फादर है ना, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। कहां जाते हैं भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया एंड में जाएंगे, है ना, एंड में जाएंगे अपने भाई से मिलने, है ना, भाई से मिलने के लिए, है ना। अपना बिग ब्रदर है यार, बिल्कुल आराम से मिलने जाएंगे, है ना, इसमें हड़बड़ी क्या है। तो देखिएगा इसी से क्या क्या निकल करके आता है, जो नेहा है ना इससे निकल करके आएगा, नेहा से निकल करके आता है दोस्तों नाइट्रोजन, है ना, इससे क्या निकलेगा, नाइट्रोजन। और फादर से निकलता है फास्फोरस, और ऑस्ट्रेलिया से निकलता है आर्सेनिक, और आपका जो एंड है ना यहां से निकलता है एंटीमनी। यहां से क्या निकलेगा, एंटीमनी। और भाई से निकलता है बिस्मिथ, इससे क्या निकलेगा, बिस्मिथ निकलेगा, बिस्मिथ बनता है। तो ये 5 जो है तत्व है ना, 1,
2 3 4 5, ये पांचों के पांचों तत्व है n प्रकार की अशुद्धि। इसी n प्रकार की अशुद्धि को दोस्तों मिलाया जाता है और आपको पता है ना, अशुद्धि मिला करके चालकता बढ़ाई जाती है। तो बस दोस्तों इसी प्रकार से बने रहना, पूरे इस सेशन को देखना है ना, बिल्कुल आपके अंदर तैयारी करने का जुनून होना चाहिए दोस्तों, है ना। कहा जाता है ना कि लक्ष्य पाने का जुनून होना चाहिए। सपना तो हर कोई देखता है यार दूसरों को बताने के लिए, है ना। सपना दूसरों को बताने के लिए नहीं, सपना आपका है तो आपको पूरा करने के लिए दोस्तों ताकत भी उसकी होनी चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि अगर जिसके दोस्तों जिसके अंदर जिगरा होगा ना दोस्तों, उसको डर से उसका कोई वास्ता नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोस्तों जो आने वाला एग्जाम है ना, इतना दोस्तों एग्जाम अब टफ होते जा रहे हैं, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, अगर आप इस बात को लेकर के भयभीत हो रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों अपने जिगर को मजबूत बनाइए, है ना। जिगर को मजबूत बनाइए और जो आपका तैयारी है, तैयारी में दोस्तों शक नहीं होना चाहिए, अपने तैयारी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस से आप इस क्लास को देखना। किसी डीसी इंजन के समांतर क्रम में प्रचालित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक स्थिति नहीं होती है? क्या एक स्थिति नहीं होती है ना। वो स्थिति है आपका समांतर प्रचालन की। समांतर प्रचालन से दोस्तों इसका कोई वास्ता नहीं होता है। देखना, किसी भी इंजन को, चाहे डीसी इंजन हो चाहे एसी इंजन हो, उसको सिंक्रोनाइजिंग क्यों किया जाता है समांतर क्रम में? सुनना, एक जनरेटर है जिसको हम जीवन कहते हैं, है ना। ये आउटपुट कितने का देता है? मान लीजिए कि 10 किलोवाट का ये पावर आउटपुट में देता है। मान लीजिए कि जब तक 10 किलोवाट पावर की डिमांड थी तब तक तो भैया नो प्रॉब्लम। अगर इसका 4 गुना यानी कि 40 किलोवाट पावर की अगर हमें डिमांड हो गई तो एक जनरेटर बेचारा जिसका आउटपुट ही है 10 किलोवाट का, क्षमता ही है 10 किलोवाट देने की पावर, तो ये 40 किलोवाट का डिमांड कैसे पूरा करेगा? तो हम 4 जनरेटर लगाएंगे जो 10-10 किलोवाट के पावर देंगे आउटपुट में, उनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और आउटपुट में हमको 40 किलोवाट पावर मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों समांतर ऑपरेशन बहुत ही आवश्यक है। अब सुनना, इसका कुछ कंडीशंस होता है, वो कंडीशन आपके नोटबुक तक पहुंचाता हूं। सुनना दोस्तों, पहला कंडीशन जो होता है ना, वो कहा जाता है कि जो आपका इनकमिंग जनरेटर है, इनकमिंग जो जनरेटर है, उस जनरेटर का जो एफएस का मान है, जिसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, वो बिल्कुल दोस्तों एक समान होना चाहिए। सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो प्लस और माइनस है ना, जो VT होता है टर्मिनल वोल्टेज, वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी एक समान ही होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हो गया। और तीसरा क्या कंडीशन होता है कि जो आपका फेज सीक्वेंस है ना, जो फेज सीक्वेंस होती है वो एक समान होना चाहिए। अगर RYB है तो RYB होना चाहिए, अगर YRB है तो YRB ही होना चाहिए, अगर BRY है तो BRY ही होना चाहिए। ये दोस्तों बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट का है, क्या है? फेज डिस्प्लेसमेंट, है ना। फेज डिस्प्लेसमेंट, जिसको फेज विस्थापन कहा जाता है, वो कैसा होना चाहिए? वो बिल्कुल दोस्तों शून्य होना चाहिए। फेज डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? तो शून्य होना चाहिए। और पांचवा कंडीशन क्या है? पांचवा कंडीशन है दोस्तों केवीए रेटिंग। अगर दोस्तों ये चारों ऑप्शन बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, तब आपका दोस्तों ये केवीए रेटिंग ओके रिपोर्ट ना हो तो भी सिंक्रोनाइजिंग 100% दोस्तों सक्सेसफुल माना जाएगा। देखिए, केवीए रेटिंग तभी दोस्तों मैटर नहीं करता जब ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो, चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो, उस कंडीशन में ये कोई मैटर नहीं करता केवीए रेटिंग, है ना। तो केवीए रेटिंग हो गया। और एक और होता है, ये चौथा हो गया, एक और है पांचवा। वो पांचवा क्या है? सुनना, कि अगर यहां पर लिखेगा समान वेव फॉर्म, यानी कि जो आउटपुट में वेव फॉर्म मिल रहा है फ्रीक्वेंसी का ना, वो सभी इनकमिंग जनरेटर और जो पहले से रनिंग जनरेटर है उन दोनों का वेव फॉर्म एक समान होना चाहिए। और चौथा क्या है कि मान लीजिए कि कोई इंजन है, वो आउटपुट में, मान लीजिए कोई इंजन है वो आउटपुट में 50,000 की फ्रीक्वेंसी देती है, पावर की फ्रीक्वेंसी 50,000 है। मान लीजिए कि कोई इनकमिंग ऐसा जनरेटर है जो 49,000 फ्रीक्वेंसी ही जनरेट कर रही है, और कोई एक ऐसा जनरेटर है जो 51,000 फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है। 51 हर्ट्ज, ये 49 हर्ट्ज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम एक उपकरण लगाते हैं, फ्लाई बॉल गवर्नर,
है ना, फ्लाई बॉल गवर्नर, बिल्कुल नई चीजें आपकी नोटबुक तक पहुंचा रहा हूं, इसको नोट करिएगा। फ्लाई बॉल गवर्नर ये क्या करता है, अगर 49 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही ना, उसको दोस्तों कंट्रोल करेगा और 50 हर्ट्ज में ले जाएगा, और कोई 51 हर्ट्ज जनरेट करी है उसको कंट्रोल करके 50 पे ले आएगा। तो ये कौन करता है, ये सब काम है भैया इन्हीं फ्लाई बॉल गवर्नर भैया का, है ना। तो फ्लाई बॉल गवर्नर के द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों ओके रिपोर्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने प्यार से आप इस क्लास को देख रहे हैं ना, उतने ही प्यार से दोस्तों इस क्लास को एक लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक दोस्तों मेरे लिए एक कैप्सूल की तरह काम करता है, और जिस प्रकार से मैं आपको दोस्तों एग्जाम के लिए गोली दे रहा हूं ना, वैसे दोस्तों आपको भी मुझे एक लाइक वाला गोली देना होगा, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इस वीडियो को बिल्कुल दोस्तों दिल खोल करके शेयर कीजिएगा, है ना, दिल खोल करके स्टेटस लगाइए, शेयर करिए, दूसरों में ग्रुप में शेयर करिए। और दोस्तों तैयारी पे बिल्कुल फोकस पे, आप तैयारी में बिल्कुल फोकस रखना है आपको। जैसे जो चील होता है ना, जो एकलव्य था दोस्तों, उसका फोकस कहां था आपको पता है ना, चिड़िया की आंख में। उतनी बड़ी चिड़िया दोस्तों, ना उसका पैर पंख टांग कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसका जो लक्ष्य था वो आंख था, और उसको केवल और केवल आंख ही दिखाई दे रहा था। इसलिए दोस्तों इस बोर्ड में लिखा हुआ हर एक शब्द आपकी निगाह के अंदर होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए, है ना। इसलिए दोस्तों आप पूरी शिद्दत से इस क्लास को देखिएगा। लौह चुंबकीय सामग्री में अशुद्धता के रूप में कार्बन की उपस्थिति के कारण निम्न में से क्या कम हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों धैर्य बनाए रखिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि परमिएबिलिटी। इस परमिएबिलिटी को हम क्या कहते हैं, तो लिखिएगा, इसको हम चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम चुंबकशीलता कहते हैं। अगर दोस्तों अगर कार्बन की उपस्थिति में कमी आ जाएगी ना, तो चुंबकशीलता में कमी आ जाएगी, है ना। जैसे चोट लगे मुझको तो दर्द किसको होता है, मां को होता है। बस उसी प्रकार से दोस्तों अगर इसमें कार्बन की उपस्थिति निम्न हो जाएगी, तो दोस्तों कमी किसमें आ जाएगी, चुंबकशीलता में। रिटेंटिविटी किसको कहते हैं, यह किस चिड़िया का नाम है, रिटेंटिविटी का मतलब होता है धारणशीलता। सुनिएगा दोस्तों, क्या होता है धारणशीलता, क्या है धारणशीलता, किस चिड़िया का नाम है धारणशीलता। सुनना, जो धारणशीलता है ना, जो आपका बीएच कर्व बनता है ना, यहां पर एच होता है, यहां पर बी होता है, और जो आपका ग्राफ इस प्रकार से बनता है ना, ये जो आपका ग्राफ बना है ना, यहां पर देखिए जो आपका H यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, इसको जीरो कर लेते हैं आप। फिर भी देखिए यहां से वापस लौटकर ये जीरो पर नहीं आती, इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर आ जाती है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पॉइंट है ना, इसी को हम कहते हैं चुंबकशीलता, है ना। जैसे दोस्तों कि दो लड़कों में, मान लीजिए दो लोगों में लड़ाई हो गया, लड़ाई तो हो गया, अब लड़ाई को शांत करने के लिए दोस्तों लोग इकट्ठा हो गए और दोनों लोगों को अलग अलग कर दिए। माहौल बिल्कुल शांत हो गया, माहौल तो शांत हो गया, लेकिन दोनों लोगों के जो दिमाग में जो गुस्सा चल रहा है ना, वो शांत नहीं हुआ है। बस उसी प्रकार से दोस्तों धारणशीलता भी होता है। जो धारणशीलता है ना, इसका मात्रक क्या है, ये एक नई चीज आपके नोटबुक तक पहुंचा रहा हूं। होता है दोस्तों न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये क्या है, यह है इसका मात्रक। बिल्कुल दोस्तों मैं हर क्लास में आपके नोटबुक तक नई नई चीजें लेकर आता हूं, इसलिए आपको चैनल को बिल्कुल दोस्तों प्यार से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ये बोलने की दोस्तों, ये बोलने वाला काम नहीं है, है ना। रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं, तो सुनना, रेजिस्टिविटी एक ऐसा पदार्थ है, मान लीजिए ये एक चालक है, इसमें करंट को हमें फ्लो कराना है, तो करंट फ्लो होता है ना, तो ये रेजिस्टिविटी साला क्या करता है, उसको फ्लो होने से रोकता है। तो किस दर पे ये रोक रहा है, कितना रोक रहा है ना, जितना रोकेगा उसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। और जो इसका मात्रक होता है ना, वो होता है दोस्तों ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर इसका मात्रक होता है ना। कोअर्सिविटी को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं निग्राहिता। नोट करना, इसको हम क्या कहते हैं, निग्राहिता। और ये निग्राहिता का क्या काम है कि जो रिटेंटिविटी यानी धारणशीलता के कारण, यहां धारणशीलता जो है ना, ये अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। इस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए निग्राहिता ही काम आता है। और निग्राहिता का दोस्तों जो इसका मात्रक होता है ना, वो होता है दोस्तों डिग्री प्रति
एम्पियर, डिग्री प्रति एम्पियर ये किसका मात्रक है? ये निग्राहिता का मात्रक है ना। बढ़िएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 124वें नंबर पर हम आ चुके हैं। प्रत्यावर्तित के रेटेड वोल्टेज के संबंध में बिना भार वाले वोल्टेज से प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों आपको उलझना नहीं है। आंसर होगा सी, वोल्टता नियमन। क्या आंसर होगा? वोल्टता नियमन इसका दोस्तों प्यारा सा आंसर है। सुनना, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है जरा इसके बारे में गौर से सुन लेना दोस्तों। वोल्टेज रेगुलेशन, मान लीजिए दोस्तों कोई एक इंजन है ना। सुनना, ये कोई एक इंजन है यानी कि कोई जनरेटर है। यहां से हम आउटपुट लेते हैं फेस और न्यूट्रल, है ना। ये फेस है, ये न्यूट्रल है। मान लीजिए अंदर दोस्तों ये 1000 वोल्ट जनरेट किया और जो आउटपुट पर जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा हमको 1000 वोल्टेज मिल रहा है ना। लगभग 1000 मिलेगा, एक्चुअल में 1000 नहीं मिलेगा, हमें लगभग में मानना है, ठीक है ना। किस कंडीशन में? नो लोड की कंडीशन में। मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, किस स्थिति में? नो लोड स्थिति में, है ना। 1000 टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जब हम इसमें जब हम टर्मिनल पर लोड कनेक्ट कर देंगे तो टर्मिनल पर जो लोड कनेक्ट करेंगे ना, उस लोड का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसका भी कुछ ना कुछ तार का भी रेजिस्टेंस होगा जो टर्मिनल वोल्टेज तक गया है ना, सॉरी टर्मिनल तक गया है। तो दोनों मिला के इस वोल्टेज को कुछ ना कुछ ड्रॉप कराने लगेंगे तो ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन जब लोड अचानक परिवर्तन होता है ना, तो ये जो 1000 वोल्टेज है ना, इस पर परिवर्तन होगा। या तो दोस्तों ये 900 वोल्ट पर आ जाएगा या तो फिर ये 1100 वोल्ट पर आ जाएगा। हम एग्जाम्पल मानते हैं, है ना। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इसी परिवर्तन को कहा जाता है वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। इसी को क्या कहते हैं हम? VR, वोल्टेज रेगुलेशन। सुनना, वोल्टेज रेगुलेशन मोटर और जनरेटर चाहे कुछ भी हो, ये एक हानि है, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमेशा कम से कम होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए दोस्तों टोटल जो 3 मेथड होते हैं वो आपके नोटबुक तक मैं पहुंचाने वाला हूं। सुनना, पहला जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं ऑप्सीमेस्टिक, है ना। पहला को क्या कहते हैं? ऑप्सीमेस्टिक। हिंदी में कहा जाता है दोस्तों निराशावाद। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? निराशावाद विधि। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं ऑप्टिमेस्टिक, है ना, ऑप्टिमेस्टिक मेथड। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम MMF मेथड के नाम से भी जानते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स विधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये कोई नहीं बताएगा आपको दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है ना। एक और होता है जिसको हम कहते हैं पोर्टियर ट्रायंगल विधि, जो आजकल बहुत ही पूछा जाता है ना। पोर्टियल त्रिभुज विधि के द्वारा भी हम क्या ज्ञात करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन आपको एक बात यहां पर यह ध्यान रखना है कि ये 2 प्रकार का होता है ना। एक होता है ZPFC, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड के लिए, लैगिंग लोड। ZPFC जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड पर ट्रायंगल निकाला जाता है। एक ZPFC जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड पर, है ना। दोनों लोड पर क्या करते हैं हम? दोनों लोड पर हम त्रिभुज निकालते हैं जिसको हम पोर्टियर ट्रायंगल कहते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन को ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 125, किसी डीसी मोटर्स में मुख्य पोल संरचना किस पर प्रदान की जाती है? बिल्कुल स्फीरक पर प्रदान की जाती है। इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 126, ज्वार किसके कारण उत्पन्न होता है? अब दोस्तों आपके नोटबुक तक नई चीज पहुंचने वाली है। आंसर क्या होगा कि चंद्रमा और घूर्णन के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है, फिर हम इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? तो ज्वार उत्पन्न करके, आपने सुना होगा टाइडल पावर प्लांट, तो यही टाइडल है। ज्वार का मतलब टाइडल ही होता है और ये समुद्री इलाकों और महासागरीय इलाकों में दोस्तों इसको हम इस प्लांट को स्थापित करते हैं और इसके द्वारा हम पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, ये बात है। अगर मैं ये पूछ दूं कि जो सूर्य है, सूर्य से हमें और चंद्रमा से हमें, दोनों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। तो बताइएगा दोस्तों कि सूर्य से आपको कितना वो प्रकाश आपको प्राप्त होता है? तो वो सुनिएगा, जो आपकी सूर्य है ना, सूर्य से प्राप्त होता है दोस्तों 1,65,000, कितना? 1,65,000 कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। इतना क्या प्राप्त होता है आपको? सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन होते हैं। पहला दोस्तों,
सनसेट के टाइम और दूसरा सनराइज, है ना, यानी कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय इनमें दोस्तों कितना प्रकाश निकलता है? 500 लक्स का, है ना, कितना? 500 लक्स का। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें आपकी चंदा मामा की, तो ये दोस्तों 0.25 कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर की प्रकाश हमें उत्पादन करके देते हैं, है ना। तो ये है दोस्तों आपके लिए नई चीज, और इस नई चीज के लिए आपको नोट करना चाहिए और इस क्लास को एक बार थम्स अप करना चाहिए। किसी उच्च क्षमता के बल्ब को संचालित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंट्रोलिंग सर्किट का नाम क्या है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलास्टिक। देखना, जो इलेक्ट्रॉनिक बैलास्टिक है ना, इसको हम कहां पर लगाते हैं? तो इसको दोस्तों हम CFL में लगाते हैं। कहां पर? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में लगाते हैं। और इसका काम क्या होता है कि जो स्टार्टिंग टाइम होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे CFL को स्विच ऑन करते हैं ना, उस समय CFL को दोस्तों चालू होने के हाई वोल्टेज चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो हाई वोल्टेज है वो बैलास्टिंग के द्वारा, जिसको हम चोक कहते हैं, उसी के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ये हाई वोल्टेज क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे CFL में जो गैस भरी होती है ना, उस गैस को आयोनाइज करना है। जैसे गैस आयोनाइज हो जाएगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होने लगेंगे और प्रकाश उत्पन्न करेंगे। और फिर क्या करता है, ये करंट कंट्रोलिंग का भी काम करता है ना, करंट को कंट्रोल करना। ये किसका काम है? ये दोस्तों बैलास्टिक का ही काम है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये चोक के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? पारेषण लाइनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम सत्य है? वो है आपका एकदम सत्य वाला ऑप्शन नंबर सी, की वोल्टता कंट्रोलिंग और प्रतिक्रियाशील वैद्युत शक्ति कंट्रोलिंग परस्पर कैसे होते हैं? संबंधित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। विसरित डोपिंग को जिन्हें ग्राही परमाणु नाम दिया जाता है उनमें होता है। मिलता जुलता क्वेश्चन आपके सामने आया है। आंसर इसकी बार अब की बार दोस्तों, अब की बार क्या है कि 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखना, जो आपका विसरित डोपिंग है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम P प्रकार का, इसको हम क्या कहते हैं? P प्रकार का डोपिंग, है ना। P प्रकार का जो डोपिंग है, और P प्रकार के डोपिंग को हम एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एक्सेप्टर। और N प्रकार को हम डोनर के नाम से। तो यह है आपका एक्सेप्टर P प्रकार का डोपिंग। इसमें कौन कौन से अशुद्धि आते हैं, उन अशुद्धि चालकों का नाम भी जानना दोस्तों आपको बहुत ही जरूरी है। तो सुनना, सबसे पहला है दोस्तों गैलियम, नोट करिएगा, जो आपका गैलियम है। फिर है इंडियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम और एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम। इसके बाद आता है एक बोरॉन, यहां पर लिख देता हूं मैं, एक आता है बोरॉन। तो ये पांचों के पांचों जो है ना, पांचों के पांचों पदार्थ P प्रकार के डोपिंग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है ना। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, जो जिसमें 10 सवाल थे। अब आप बताइए दोस्तों कितना अच्छा लगा इस क्लास को, आप कितना अनुभव कर पा रहे हैं। मुझे दोस्तों उम्मीद है कि जिस जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने खड़ा होता हूं ना, जब वो जिम्मेदारी मैं पूरा कर लेता हूं तो मेरा जो अंदर है ना, वो आत्मा संतुष्ट हो जाता है। बस इसी प्रकार से दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमें दोस्तों आपके प्यार की जरूरत है ना। बस वही प्यार दोस्तों हमें आप देते रहें, बस, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस इसका अगला एपिसोड में बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं। और हाँ, एक और विशेष सूचना है दोस्तों कि अभी देखिए, हाल ही में DRDO ने जो टेक्नीशियन A के पोस्ट पर एग्जाम लिया था ना, उसका जो कट ऑफ उन्होंने घोषित किया है, उस कट ऑफ को उन्होंने परसेंट के अकॉर्डिंग नहीं, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कट ऑफ को सेट किया है। तो उसके लिए मैं प्रॉपर आपके लिए एक वीडियो दे चुका हूं। उस वीडियो को आप जरूर जाइएगा, है ना, जरूर देखिएगा उस वीडियो को कि कैसे कैसे परसेंटाइल मैंने वहां पर इतनी बारीकी तरीके से समझाया ना, कि बिल्कुल दोस्तों दूसरी क्लास का विद्यार्थी भी उसको समझ जाएगा। और आप उसको देखने के बाद उस वीडियो को खुद अपना परसेंटाइल निकाल सकते हैं। अगर आपका 80वें% पर है तो आप कौन से रैंक पर हैं, ये भी मैं आपको वहां पर फॉर्मूला बता चुका हूं, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से प्यार और स्नेह दुलार हमें देते रहिएगा। हम आपके दुलार की बहुत ही कदर करते हैं। बिल्कुल दोस्तों सपोर्ट करिएगा, बिल्कुल आपके सपोर्ट से हम आगे जा सकते हैं और आपके लिए और भी बेहतर कर सकते हैं। चलिएगा, फिर से मिलते हैं एक और नए शानदार सेशन के साथ। इजाजत दीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकूं। थैंक यू।